हेलो एवरीवन। तो जैसे कि आपको पता है कि यार यूपी स्पेशल जीके की सीरीज चल रही है। ऑलरेडी 4 पार्ट हो चुके हैं। ये 5वां पार्ट है। और ज़्यादा पार्ट करने के लिए हमारे पास दिन भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि 23 से एग्ज़ाम शुरू है। और आज जो है ये 21 तारीख है। तो 21 22 सिर्फ आज और कल ही वीडियोस आएंगी। उसके बाद वीडियोस भी मुश्किल ही आने हैं, क्योंकि जैसे कि एग्जाम होने लगेगा तो बच्चे देखेंगे नहीं, फिर वो एनालिसिस देखेंगे, ठीक है। तो हम एनालिसिस की कोशिश करेंगे कि एनालिसिस करा पाए। तो आप ये 5 पार्ट देख लीजिए, ठीक है। एक और पार्ट आएगा 22 तारीख को, छठा पार्ट। तो ये 6 पार्ट देख लेना, आपको कई सारे यूपी स्पेशल के क्वेश्चंस जो है एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है भाई। तो शुरू करते हैं। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है हमारा कि गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट एंड स्टडी सेंटर की स्थापना कहाँ की गई थी, ठीक है भाई। तो देखो, जैसे कि ये यूपी स्पेशल है तो आपको दिमाग लगाना है, ठीक है। क्योंकि आप ऐसे भी इंट्यूशंस लगा सकते हैं, तुक्के ऐसे भी मार सकते हैं। अब यहाँ पे क्या देखो, यहाँ पे 3 IIT है, एक ट्रिपल IIT है। तो 3 IIT है, मतलब कि ये ऑप्शन आपका वैल्यू करेगा, ये 3 ऑप्शन वैल्यू करेंगे। अब IIT कानपुर, कानपुर है यूपी के अंदर। बस ये ऑप्शन हमारा सही हो गया, IIT कानपुर। ट्रिपल IIT में होगा नहीं, IIT कानपुर हो गया। गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट एंड स्टडी सेंटर की स्थापना कहाँ की गई? IIT कानपुर में की गई मेरे भाई, ठीक है। तो ये सबसे सटीक ऑप्शन है हमारा, एकदम 110%, ठीक है। साथ साथ आप भी आंसर देते चलिए, देखिए लास्ट में आपके कितने क्वेश्चन सही होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रदेश को कितने रिवर बेसिन में सरकारी तौर पर बांटा गया, ठीक है। तो प्रदेश को कितने रिवर बेसिन में बांट दिया गया था सरकारी तौर पर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ लेना, उसके बाद ऑप्शन टिक करना। तो 8 रिवर बेसिन है, 8 रिवर बेसिन के जरिए प्रदेश को बांटा गया था, ठीक है। 8 रिवर बेसिन में प्रदेश को बांटा गया है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या है दोस्तों? हमारा सही ऑप्शन है सेकंड ऑप्शन, 8, ठीक है। 8 रिवर बेसिन में बांटा गया। अगला क्वेश्चन हमारा, उत्तर प्रदेश में गंगा की लंबाई क्या है, ठीक है। गंगा की लंबाई क्या है? तो लगभग 1450 किलोमीटर है। मैंने यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिए क्योंकि देखो ज्यादा दिमाग नहीं, ऑप्शन आप सिर्फ क्वेश्चन पढ़िए, आंसर याद करिए, ज्यादा टाइम नहीं है आपके पास। तो जिन जिन क्वेश्चन में ऑप्शन देने का मतलब कोई मतलब नहीं था, तो मैंने वहां नहीं रखे हैं। डायरेक्ट ऑप्शन, मैंने डायरेक्ट आंसर बताया आपको, ठीक है। तो गंगा की लंबाई कितनी है भाई? उत्तर प्रदेश के अंदर बता रहा हूँ मैं, ये 1450 किलोमीटर के आसपास है। अगला क्वेश्चन है कि प्रदेश में गंगा नदी कितने जिलों से होकर बहती है? ये क्वेश्चन है, जैसे कि आपको याद रखने की जरूरत है। तो इसमें आपको ऑप्शन की जरूरत लग सकती है, ठीक है। तो प्रदेश में गंगा नदी कितने जिलों से होकर बहती है? बहुत सारे जिले हैं, अगर आप ध्यान याद करने बैठेंगे तो बहुत सारे हो जाएंगे। तो 27 जिलों, हमारा ऑप्शन फोर्थ जो है वो सही है। 27 जिलों से होकर बहती है हमारी गंगा नदी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राज्य में सर्वाधिक गंगा तट वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक गंगा तट मतलब समझे कि सबसे ज्यादा गंगा तट जो है किस किस जिले के अंदर लगती है? हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है। तो जो बदायूं है, बदायूं, ठीक है, यही है वो जिला जिसमें सर्वाधिक गंगा तट लगता है, ठीक है। और ये कितना लगता है, किसी को पता है? अगर किसी को पता हो तो कमेंट सेक्शन में बताना। वैसे मैं बता रहा हूँ, ये 133 किलोमीटर, 130 से 33 किलोमीटर करीब गंगा तट जो है लगता है बदायूं से। अगला क्वेश्चन हमारा कि गंगा नदी को राष्ट्रीय दर्जा कब दिया गया, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गंगा नदी को राष्ट्रीय दर्जा कब दिया गया भाई मेरे? ये 4 नवंबर सन 2008 को दिया गया था, ठीक है। ऑप्शन 4 जो है हमारा एकदम करेक्ट ऑप्शन है, एकदम करेक्ट ऑप्शन है। मैंने कल की वीडियो में और 2 3 दिन पहले की वीडियो में मैंने आपसे ये पूछा था कि 9 नवंबर 2000 को क्या होता है भाई। किसी को पता है 9 नवंबर 2000 को क्या होता है, या 1 नवंबर 1956 को क्या होता है? अगर किसी को पता है तो कमेंट सेक्शन में फटाक से आंसर लिख दो। और अगर नहीं पता है तो जाके पुरानी 3 4 वीडियोस देख लो, पता चल जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रदेश में यमुना नदी कितने जिलों से होकर बहती है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। प्रदेश में यमुना नदी कितने जिलों से होकर बहती है? तो 20 21 22 23, अब क्या क्या मारोगे यहाँ पे? तुक्का तुक्का मार ही नहीं सकते, ठीक है। यहाँ पे आपको एग्जैक्ट याद करना पड़ेगा। 20 जिलों से होकर बहती है यमुना नदी, ठीक है। हमारे प्रदेश के अंदर 20 जिलों से होकर बहती है। तो हमारा जो ऑप्शन है वो पहला ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन हमारा कि जिरगो जलाशय बांध किस जिले में और कितना मीटर ऊंचा है, ठीक है। जिरगो जलाशय, तो जिरगो जलाशय जो है ये हमारा मिर्जापुर में, और 30 मीटर ऊंचा है, 30 मीटर, ठीक है। और ये किस नदी पर स्थित है भाई? अगर ये बांध है तो ये किसी न किसी नदी पर स्थित होगा। तो ये किस नदी पर स्थित है? उस नदी का नाम भी जिरगो ही है, ठीक है। जिरगो नदी, जिरगो नदी पर ही यह बांध जो है स्थित है। मिर्जापुर में है, 30 मीटर ऊंचा है। अगला क्वेश्चन है कि माता टीला बहुउद्देशीय बांध परियोजना की ऊंचाई एवं जिला क्या है? तो माता टीला जो हमारा है, माता टीला बांध जो है ललितपुर में है ये, ठीक है।
ललितपुर में है, तो ये कहाँ है, इसका तो पता चल गया कि ललितपुर जिले में है, ठीक है, ललितपुर जिले में। और ललितपुर जिला इंपॉर्टेंट है, पुरानी वीडियो देखो तो पता चल जाएगा कितना इंपॉर्टेंट है ये। 35 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है, 35 मीटर ऊंचाई है, और ललितपुर में है, यह है माता टीला बहुउद्देशीय बांध। अब आप ये बताइए कि माता टीला डैम है, ये माता टीला बांध जो है, ये किस नदी पर है, ठीक है, कि किस नदी पर जो है, ठीक है, ये किस नदी पर बना है, मतलब ये बांध है। तो ये है भाई हमारी बेतबा नदी पर, ठीक है, बेतबा नदी पर, बेतबा बेतबा नदी पर, बेतवा नदी पर यह जो है बांध है, माता टीला बांध, ठीक है, ललितपुर में 35 मीटर। अगला क्वेश्चन है कि राज्य का प्रथम पक्षी विहार कौन सा है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, यूपीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये है हमारा दोस्तों चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार जो है हमारा, ये हमारा प्रथम पक्षी विहार है, ठीक है, प्रदेश का प्रथम पक्षी विहार है, ठीक है, प्रदेश का प्रथम पक्षी विहार। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों, हमारा ऑप्शन सही है तीसरा, ठीक है, प्रदेश का प्रथम पक्षी विहार चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार। और ये है कहाँ, कोई अगर ये मुझे बता दे ऑप्शन में तो भाई बहुत अच्छी बात है। ये है कहाँ, ठीक है, तो ये है हमारा, बताओ कोई बताओ कोई बताओ कोई बताओ, प्रदेश का जो ये है, ये उन्नाव में है, ठीक है, ये उन्नाव में है। और पता है ये मतलब है कितना, इसका क्या है, तो ये है 2.25 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है, 2.25 स्क्वायर किलोमीटर, इसको लिख लेना दोस्तों, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। और ये है कहाँ पे, ये हमारा उन्नाव में है, ठीक है, मैं ऐसे लिखे दे रहा हूँ, ठीक है, आप समझ जाइएगा, ठीक है, ये उन्नाव में स्थित है, ये उन्नाव में स्थित है। और 1984 में जो है इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, 1984 में बना था, ठीक है। और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे बखीरा पक्षी विहार, ठीक है, बखीरा पक्षी विहार कहाँ पे है, तो ये संत कबीर नगर में है, ठीक है, ये संत कबीर नगर में है, एसकेटी याद रख लो, संत कबीर एसकेएन, सॉरी, संत कबीर नगर, ठीक है, एसकेएन। और ओखला पक्षी विहार जो है, ये आपका गाजियाबाद और जीबीटी गौतम बुद्ध नगर, जीबीएन सॉरी, गौतम बुद्ध नगर, ठीक है, ओखला पक्षी विहार गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। और सुरहाताल पक्षी विहार कहाँ पे है, तो सुरहाताल यार दोस्तों मैंने बता रखा है, ठीक है, आपको अब ये कमेंट सेक्शन में आपको बताना पड़ेगा कि सुरहाताल पक्षी विहार कहाँ पे है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा कि राज्य का सबसे छोटा पक्षी विहार कहाँ है, राज्य का सबसे छोटा पक्षी विहार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। शेखा झील पक्षी विहार जो है, ये राज्य का सबसे छोटा पक्षी विहार है, और ये अलीगढ़ में है, ठीक है, और ये है कितना, ये बहुत कम है भाई, ये 0.0 सॉरी पॉइंट कुछ ज्यादा हो गया, 0.40 स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है, 0.40 स्क्वायर किलोमीटर है ये आपका शेखा झील, ठीक है, शेखा झील। और ये मतलब ये सॉरी, ये कब इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना हुई थी 2016 में, ठीक है, 2016 में, ठीक है, 2016 में इसकी स्थापना हुई थी, और ये अलीगढ़ में है। और ये राज्य का सबसे छोटा है, यानी उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे छोटा पक्षी विहार है। अगला क्वेश्चन हमारा कि सबसे कम साक्षरता और सबसे ज्यादा साक्षरता वाले जिले कौन से हैं, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है प्रीवियस ईयर में। तो आपका सबसे कम साक्षरता वाला जो जिला है वो श्रावस्ती है, और सबसे ज्यादा साक्षरता वाला जिला है गौतम बुद्ध नगर, ठीक है, जीबीएन। इसमें कितनी है 46.74 जो है श्रावस्ती में है, और गौतम बुद्ध नगर में है भाई हमारी 80.12%, ठीक है, 80.12%, ओके। और हाँ मैंने एक चीज और नहीं बताई आपको, जो पक्षी विहार है, एक और पक्षी विहार है लाख बहोस, ठीक है, लाख बहोस पक्षी विहार जो है वह कन्नौज में है, और वह सबसे बड़ा है, ठीक है, अब यहाँ पे लिख नहीं पाऊंगा मैं, और पुरानी स्लाइड अब आएगी भी नहीं, तो उसका नाम है लाख बहोस, ठीक है, बहोस, बाहोस या बहोस, आप जो भी पढ़ना चाहें, बहोस, लाख बहोस पक्षी विहार। और यह है कितने कितने पता है कितने स्क्वायर किलोमीटर में है, ये कितने वर्ग किलोमीटर में है भाई, ये 80.23 वर्ग किलोमीटर में, ठीक है, और 1988 में हुआ था, ये कन्नौज के अंदर था, लाख बहोस पक्षी विहार, ठीक है, याद लिख लेना। अगला क्वेश्चन हमारा कि लखनऊ चित्रकला शैली के जनक हैं, लखनऊ चित्रकला शैली के जनक कौन है। देखो यूपीपी का क्वेश्चन है भाई, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। मैंने आमिर खुसरो से लेकर एक क्वेश्चन पूछा था, ये आमिर खुसरो किस चीज के जनक है, मतलब एक चीज के जनक इनको बोला जाता है,
तो उसका ऑप्शन आप लिखिए, ठीक है। असित कुमार हलदार जो है, असित कुमार हलदार, ये हमारे चित्रकला शैली, लखनऊ चित्रकला शैली के जो है जनक हैं, असित कुमार हलदार, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन हमारा, मुगल शैली का सर्वोत्कृष्ट नमूना है, ये सबको पता है, सबको पता है, एक एक बच्चा ये आंसर जानता है। ताजमहल जो है ये है मुगल शैली का सर्वोत्कृष्ट नमूना, ठीक है। सर्वोत्कृष्ट मतलब जो अद्भुत हो, समझ लो, सबसे सबसे ऊपर हो, ठीक है, सबसे ऊपर हो, लिस्ट में, फेरिस्ट में सबसे ऊपर हो ये। तो ताजमहल जो है ये सर्वोत्कृष्ट नमूना है मुगल शैली का। अगला क्वेश्चन है कि प्रदेश में संस्कृति विभाग कल्चर जो है डिपार्टमेंट की स्थापना कब हुई थी, कब हुई थी, ठीक है भाई। तो प्रदेश के अंदर ऐसी ये संस्कृति विभाग की स्थापना कब हुई, तो ये हुई है दोस्तों हमारी 1957 में, ठीक है, 1957। 1857 में क्रांति हुई और 1957 में संस्कृति हुई, ये याद रख लीजिए, संस्कृति हुई। ऐसे आपको याद हो जाएगा, ठीक है, ऐसे न्यूमोनिक करके शायद याद हो जाए आपको। बाकी याद आपको करना, याद क्या, 3-4 बार प्रैक्टिस करेंगे याद हो जाएगा ऐसे ही। अगला क्वेश्चन है हमारा कि इटावा घराना प्रसिद्ध है, इटावा घराना किसके लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे देखो, इटावा घराना प्रसिद्ध तो है अदर चीजों के लिए भी, यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। सितार वादन के लिए, सितार वादन के लिए जो हमारा इटावा घराना है वो सितार वादन के लिए प्रसिद्ध है। लखनऊ भी सितार वादन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, लखनऊ में कई सितार वादक रहे हैं, ठीक है, वो किसी और वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे हमको थोड़ा सा लाइटली लेकर चलना है ताकि एक एक क्वेश्चन याद रहे आपको। अब जो इसमें ये क्वेश्चन है कि प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य, यहाँ पे मैंने दो ऑप्शन क्यों रखे, क्योंकि देखो ये दोनों ऑप्शन जो है ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है दोस्तों। इसमें गलती करके आता है बच्चे, तो कथकली नहीं है अपना, कथक है, ठीक है, कथक जो है ये अपना एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है उत्तर प्रदेश का, ठीक है। तो जो कथक है ये हमारा जो है सही ऑप्शन है, कथक हमारा सही ऑप्शन है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत, देखो ईयर तो सबको याद होगा पर डेट लोगों को याद नहीं होती है, डेट भूल जाते हैं, मिसमैच कर देते हैं। तो इसकी डेट है 28 सितंबर 1885, ठीक है, 1885, ठीक है, 28 सितंबर 1885 जो है हमारा ऑप्शन सही है। और कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, तो अंग्रेजी शासन के एक रिटायर्ड ऑफिसर थे, एओ ह्यूम, ठीक है, एओ ह्यूम, जिन्होंने इसकी स्थापना करी थी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब, कहां और किसकी अध्यक्षता में हुआ। तो भाई ये हुआ था 1886 में, हुआ कोलकाता के अंदर, ठीक है, और दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता करी थी, ठीक है भाई, ओके। तो ये याद रखना, ठीक है, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। अगला क्वेश्चन है कि आईएनसी के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो देखो ये सारे के सारे ही मुस्लिम अध्यक्ष रह चुके हैं, ये सारे के सारे मुस्लिम अध्यक्ष हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी उसमें रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो बदरुद्दीन तैयब जी हैं, बदरुद्दीन तैयब जी हमारे पहले मुस्लिम जो ये थे अध्यक्ष थे आईएनसी के, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अधिवेशन में पहले मुस्लिम थे ये, जिन्होंने अध्यक्षता करी, ठीक है। इन्होंने कब करी और कहाँ करी, तो बदरुद्दीन तैयब जी ने मद्रास में करी थी, ठीक है। मद्रास में, यार लिखते नहीं बनता यार बगैर पेन के, मद्रास में आप लोग अपने मन से लिख लीजिएगा या ध्यान से पढ़ सुन लीजिएगा, ठीक है। मद्रास के अंदर करी, इसकी अधिवेशन हुआ था मद्रास के अंदर, अध्यक्षता इन्होंने 1887 में करी थी, ठीक है, 1887, ठीक है, 1887, सॉरी 1887 में करी थी, ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी ने, पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे ये। और उसके बाद रहमतुल्ला एम सहानी जो है, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने भी अध्यक्षता करी थी, और ये कब करी थी, तो भाई ये इन्होंने करी थी, सॉरी इन्होंने करी थी 1896 में, ठीक है, 18, यार लिखना बड़ा मुश्किल है, 1896, 1896 में, ठीक है। और एक कहाँ करी थी, किसी को पता है, किसी को पता है, किसी को पता है, नहीं पता है, तो कलकत्ता के अंदर करी थी, ठीक है। मैं यहाँ पे कालिक देता हूँ सिर्फ, ठीक है, आप समझ जाइएगा, कलकत्ता के अंदर करी थी। और इसी में मतलब इन्हीं की अध्यक्षता में पहली बार वंदे मातरम पहली बार गाया गया था, ठीक है, वंदे मातरम जो है वो पहली बार गाया गया था इन्हीं की जो है अध्यक्षता में, ठीक है। और मौलाना अबुल कलाम आजाद जो थे, ये 6 बार अध्यक्ष, ये 6 साल लगातार अध्यक्ष बने थे, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो ये अधिवेशन थे उनमें 6 साल
अध्यक्ष बने रहे। और पता है ये कब हुए थे? 1940 में, ठीक है, 1940 में, 1940 में, ठीक है, 1940 में ये बने थे। अगला क्वेश्चन है कि आईएनसी के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे या कौन थी? ठीक है, तो एनी बेसेंट भी अंग्रेज है, लॉर्ड माउंटबेटन भी, विलियम वेडरबर्न भी, और जॉर्ज यूले भी। तो जो जॉर्ज यूले हैं, यही हमारे जो पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। ओके ओके दोस्तों। और ये कब और कहाँ हुए थे अध्यक्ष, मतलब कहाँ का अधिवेशन था? तो भाई वो 1888 का अधिवेशन था, 1888 का अधिवेशन था। और कहाँ हुआ था? वो हुआ था हमारा इलाहाबाद में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ए लिख देता हूँ, आप समझ जाइएगा, इलाहाबाद में। और इसी मतलब अधिवेशन में जो लाला लाजपत राय थे, उन्होंने पहली बार हिंदी में भाषण दिया था, ठीक है, पहली बार हिंदी में भाषण दिया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वंदे मातरम समाचार पत्र के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वंदे मातरम समाचार पत्र जो था, पुराना पत्र है, समाचार पत्र है, इसके जो लेखक हैं वो अरविंद घोष जी हैं, ठीक है। अरविंद घोष जो हैं वो इसके लेखक हैं, ठीक है। अरविंद घोष जी समाचार पत्र के लेखक हैं, सॉरी, वंदे मातरम समाचार पत्र के लेखक हैं। अब सुरेंद्र नाथ बैनर्जी है, जैसे सुरेंद्र नाथ बैनर्जी हैं, एस एन बैनर्जी, तो इनका समाचार पत्र क्या था? वो भाई था बंगाली, ठीक है। मैं यहाँ पे बन लिखे दे रहा हूँ सिर्फ, बा और अन की बिंदी, आप समझ जाइएगा। अरे यार ये बड़ा समस्या है भाई। एनीवेज, तो यहाँ पे मैंने बन लिख दिया सिर्फ, ठीक है। आप इससे बंगाली समझ जाइएगा कि बंगाली लिखा हुआ है। और यहाँ पे लाला लाजपत राय जी हैं, तो लाला लाजपत राय जी की कौन सी मतलब समाचार पत्र था, क्या था? तो इनका पंजाबी था, ठीक है। मैं यहाँ पे पंजाबी लिखे दे रहा हूँ, तो ये पंजाबी हो गया। और बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक का क्या था? केसरी था और मराठा था। देखो, केसरी मराठी में था और मराठा अंग्रेजी में था, ठीक है। ये चीज आप सुन लीजिए, बैठा लीजिए दिमाग में। अगला क्वेश्चन है, देखो, अन्य समाचार पत्र मैं इस वजह से लिख दिया क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट, जैसे कॉमरेड है, तो कॉमरेड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये किसका है? ये पाकिस्तान के पिताजी का है, जिन्ना, ठीक है। जिन्ना हमारे पड़ोसी देश, जो मुस्लिम लीग के समझ लो प्रेसिडेंट थे या जो भी कह लो, जिन्ना, जिन्ना का ये जो है समाचार पत्र है कॉमरेड। कॉमनवेल और न्यू इंडिया जो है, ये दोनों पत्र किसके हैं, आपको किसी को पता है? कॉमनवेल और न्यू इंडिया ये एनी बेसेंट के हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ए भी लिखे दे रहा हूँ, एनी और बेसेंट, ठीक है, एनी बेसेंट। और ये द इंडियन ओपिनियन 1903 में एक आया था समाचार पत्र, तो एक इसका था एमजी गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी, एमजी गांधी, सॉरी, महात्मा गांधी, एमजी लिख दिया मैंने, ठीक है, महात्मा गांधी हो गया। आप लोग ऐसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन इस वजह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका यूपी एग्जाम है, ठीक है, यूपी एग्जाम है। अध्यक्ष इसके कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार थे, ठीक है, अंबिका चरण मजूमदार थे। और इसमें हुआ क्या था, ठीक है, इंपॉर्टेंट जो इसके फैक्ट होते हैं कि इसमें आखिर हुआ क्या था इस अधिवेशन में। तो यहाँ पे नरम दल गरम दल का विलय हुआ था। तिलक और एनी बेसेंट की मतलब यू कह ले कि इनकी मतलब समझबूझ से नरम दल और गरम दल का विलय हो गया था। और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता भी लखनऊ अधिवेशन में ही हुआ था, ठीक है। अगला जो है हमारा प्रमुख वचन एवं नारे, ठीक है, जो बड़े बड़े लीडर्स हैं उनके प्रमुख वचन क्या हैं, प्रमुख नारे क्या हैं, वो यहाँ पे मैंने लिखा है। और ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में आते भी, यूपी पेट में भी कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। तो ये है जैसे वेदों की ओर लौटो, ठीक है, वेदों की ओर लौटो, ये दयानंद सरस्वती जी ने कहा है, ठीक है। वंदे मातरम किसने कहा? वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने कहा है। करो या मरो और अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये महात्मा गांधी जी ने कहा है। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया भी था पेट में 2021 वाले में, 21 या 22 वाले में, शायद 22 में आया था, 22-23 में, 22 में आया था। दिल्ली चलो, दिल्ली चलो जो है, ये सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था, ठीक है। और जय जगत, जय जगत विनोबा भावे का है, विनोबा भावे का। ये भी इंपॉर्टेंट रखना क्योंकि ये जय जगत जो है, मतलब बहुत लोग इसको छोड़ देते हैं, पढ़ाते नहीं है, कोई जय जगत नहीं पढ़ाता विनोबा भावे का। और इंपॉर्टेंट है, आने की उम्मीद हो सकती है इसकी। तो जैसे स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसको लेकर रहेंगे, ठीक है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे। ये बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था, ठीक है। और तुमको एक चीज पता होनी चाहिए कि ये जो बोला था, ये कब बोला था? ये लखनऊ अधिवेशन जब हुआ था 1916 में,
मैंने आपको बताना भूल गया, 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था। तो जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था, तब बाल गंगाधर तिलक जी ने यही कहा था, ये नारा दिया था, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो ये जो बाल गंगाधर तिलक जी का जो है बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट जो है नारा है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये इकबाल का, ये भी पूछा गया कई बार। ठीक है, तो भाई ये हमारे 25 क्वेश्चन हो गए, और इसमें कई सारे क्वेश्चन जैसे जैसे इसी में हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 क्वेश्चन तो इसी एक स्लाइड में हो गए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक क्लास थी। इसके पहले की 4 क्लास जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तो आप जाके चारों क्लास करिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो जो है जो पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, ठीक है, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारी जो है सीरीजेस आएंगी, हर एक पेपर के लिए आएगा। और बस आपको क्या करना है, सिर्फ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और बैठ के घर पे आपको वीडियोस देखनी है। और एक और पेन और कॉपी ले लेना है, बस लिखते चले जाना है, ठीक है। बहुत सारे रेलिवेंट जो है मैं आपको निकाल के दूंगा, मैं भी तैयारी करता हूँ, साथ में आप भी तैयारी करिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी वीडियो को देखने के लिए। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, और क्या सही रहा क्या गलत रहा। आप हमको कोई सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।